से सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है माउंटेन रेंज वैली को, जहाँ पे नाइटिंग पहुंच गई होती है एक गुफा के मुहाने पे। नाइटिंग जैसे ही आगे एक कदम बढ़ाती है, उस गुफा का दरवाजा जो है वो टहनियों से ढक जाता है। इस पे नाइटिंग कहती है कि लीफ, ये मैं हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? तभी सामने से एक और विच बाहर निकलती है, जो कि नाइटिंग को पहचान के कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप वापस आ गई। और गाइस, ये वही ठिकाना है जहाँ पे बीच एसोसिएशन के मेंबर्स जो हैं वो रहते हैं। नाइटिंग उस बीच के हाथ में बंधे हुए रिबन्स को देखती है और पूछती है कि क्या दो बहनें और चल बसी? इस पे वो विच दुखी मन से कहती है कि हाँ, 5 दिन पहले एरे और एबी डीमन मंथ के दौरान सरवाइव नहीं कर पाए। ये कुछ ऐसा है जो अक्सर होता ही है ना? चलो छोड़ो इन बातों को, इस बारे में बात नहीं करते, जल्दी से कैंप में चलो। बैंडी ने तुम्हारे बारे में बहुत देर तक बात की थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लीफ और नाइटिंग अंदर जा रहे होते हैं गुफा के अंदर, और सामने एक लेडी बैठी होती है जो कि कुछ बना रही होती है। और तभी लीफ कहती है कि बैंडी हम वापस आ गए। लीफ जैसे ही नाइटिंग को देखती है वो कहती है, वेरोनिका, घर में तुम्हारा स्वागत है। अब इस नाम को सुन के नाइटिंग को पता नहीं क्या हो जाता है। वो कहती है कि मैंने कितनी बार कहा है मुझे इस नाम से मत बुलाया करो, मैं वो छोटी कमजोर लड़की नहीं रही, अब मैं एक स्ट्रॉन्ग विच बन गई हूँ, प्लीज मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। वेरोनिका को मैंने कब का अपने अंदर से मार दिया। इस पे वेंडी कहती है कि तुम हमेशा तुम ही रहोगी। अपने पिछले बुरे सपने से दूर जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अपने अतीत को छोड़ देना चाहिए। बेशक ये ठीक है जब तक तुम्हें ये पसंद। नाइटिंग में हमेशा तुम्हारे लौटने का इंतजार किया करती थी। तुम्हारा सफर जरूर मुश्किल रहा होगा। इस पे बैंडी और नाइटिंग दोनों भावुक हो जाते हैं और दोनों गले लगती हैं। इसके बाद बैंडी पूछती है कि उस लड़की का क्या हुआ जिसका नाम ऐना था, कहीं तुम उसे बचाने में असफल तो नहीं रही? इस पे नाइटिंग कहती है कि नहीं, उसे बचाने की जरूरत नहीं थी, असल में वो हम सबको बचा सकती है। इस सीन के बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे और भी बीचेस जो हैं वो नाइटिंग की बात को सुन रही होती हैं। और नाइटिंग कहती है वहाँ के लॉर्ड को रोलैंड बिम्बडन कहा जाता है, वो ग्रे कासल के चौथे राजकुमार हैं, वो हमें अपने यहाँ रखने को तैयार है। उन्होंने ये भी वादा किया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर चुड़ैल उनके इलाके में एक आजाद इंसान की जिंदगी जी पाएगी। ये सुन के बैंडी कहती है कि क्या सच में ये कहा? इस पे नाइटिंग रिप्लाई करती है कि हाँ, जब मैं वहाँ पहुंची थी उससे पहले उन्होंने ऐना और नाना को एक्सेप्ट कर लिया था। प्रिंस ने कभी ये नहीं कहा कि किसी चुड़ैल की शक्तियाँ राक्षसों से आती हैं, उन्होंने कहा कि वे हमारी अपनी शक्ति हैं। अब नाइटिंग की इस बात को सुन के चुड़ैलें जो हैं वो आपस में बातें करती है कि क्या सच में ऐसा हो भी सकता है। अब इस बात को जान के नाइटिंग कहती है कि बैंडी, तुम तो मेरे बारे में जानती हो, मेरी शक्तियों के बारे में, कि मैं दूसरों की मैजिक को सेंस कर सकती हूँ, उनके फ्लो को देख सकती हूँ, और साथ में मैं किसी पर्सन के झूठ को भी पकड़ सकती हूँ कि आखिर वो बंदा झूठ बोल रहा है या सच। वो राजकुमार कह रहा है कि वो चुड़ैलों की रक्षा करेगा, चर्च से दुश्मनी करेगा, ये सब बातें सच हैं बिल्कुल। नाइटिंग अपने पास पड़े हुए स्टीम इंजन के डिजाइन को निकालते हुए कहती है कि ये भी उसी ने डिजाइन किया था, स्टीम इंजन। ये प्रिंस और ऐना ही थे जिन्होंने प्रोडक्ट बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। उस सच में हम सब बीचेस का हेल्प करना चाहते हैं। बॉर्डर टाउन हमारे लिए एक घर हो सकता है जिसे हम होली माउंटेन से कंपेयर कर सकते हैं। अभी भीड़ में से एक आवाज आती है, अब बस भी करो। अगले पल हमें एक ग्रीन हेयर वाली लेडीज को दिखाया जाता है जिसके सामने नाइटिंग ग्रीट कर रही होती है। ये इस कैंप की एसोसिएशन की लीडर होती है। वो लीडर नाइटिंग से कहती है कि मैंने तुम्हारी पूरी स्टोरी सुनी, क्या तुम ये कह रही हो कि हमारे लिए होली माउंटेन की तलाश करना गलत है? अब यहाँ पे सीन कट होता और नेक्स्ट सीन में हमें सेकंड प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि किसी से पूछ रहा होता है कि क्या चर्च ने इस बात को कंफर्म किया? इस बात का आंसर देते हुए उसके जस्ट पीछे एक सेवक खड़ा होता है। वो कहता है कि प्रिंस, चर्च ने इस बात को बिल्कुल 100% कंफर्म किया है कि ग्रहों में कोई भी फेर बदल नहीं हुआ। अब उस सेवक के हाथ में हमें एक स्टोन को दिखाया जाता है जो कि गॉड स्टोन है। उस सेवक उस पत्थर को देख के कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये सबसे असरदार हथियार है राक्षसों के खिलाफ। अगर ये पत्थर अपना काम करने में फेल हो जाए तो जितनी भी चुड़ैलें हैं वो चर्च को फेल कर देंगे। सेकंड प्रिंस कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें चुड़ैलें शामिल नहीं। अब हमें सेकंड प्रिंस की एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जिसमें कि हमें भी एक नई चीज को अब पता चलता है कि एक्चुअली में जो किंग था उसको
सेकंड प्रिंस ने भी नहीं मारा था। सोच रहा होता है कि मेरे पिता के पास सुसाइड करने का कोई रीजन नहीं था, हो ना हो इन सब कामों के पीछे डीमंस का हाथ। सेकंड प्रिंस आदेश देता है अपने सेवक को कि सिटी के अंदर और सिटी के बाहर के हर इलाके में बीचेस को सर्च करो। सेकंड प्रिंस के हाथ में वही गॉड स्टोन होता है और वो बस उस स्टोन की तरफ देख रहा होता है और यहीं पे हमारा सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें नाइटिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने हालात को देख के चौंकते हुए उठती है। वो देखती है कि उसको किसी ने पोल के साथ बांध के रखा हुआ है। अब हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही ग्रीन हेयर वाली लेडी कह रही होती है कि बकवास करना बंद कर दो। वो ग्रीन हेयर वाली लेडी, या मैं कहूँ लीडर कहती है नाइटिंग से कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि एक राजकुमार है जिसे विचेस से हमदर्दी है। वाह क्या ही मजाक करती है। लीडर चिल्ला के सभी विचेस को कहती है कि बहनों, क्या तुम भूल गई हो उन लोगों ने तुम पे कितने जुल्म ढाए हैं। लीडर की ये बात को सुन के भीड़ में खड़ी हुई विचेस जो है वो एक दूसरे से बोलने लगती है कि भगवान के नाम पे हम पे बहुत अत्याचार उन लोगों ने किए हैं। हमें भगवान के नाम पे बुला के हमारे पीठ पीछे छुरे घोंपे गए। हमारी शक्तियों को रोकने के लिए वो गोल्ड स्टोन का यूज लेते हैं और फिर उसके बाद हमें मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। लीडर उन सब विचेस से बोल रही होती है कि जितनी भी तुम लोगों ने मुसीबतें सही हैं वो भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। होली माउंटेन उन्हीं विचेस को मिलेगा जिनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी। लीडर की ये बात को सुन के नाइटिंग चौंकते हुए सोचती है कि क्या ये सब एक टेस्ट हो रहा है। हमें से जितनी भी बहनें मरी, जितने भी बहनों पे अत्याचार हो रहे हैं और आगे भी होंगे, वो सब एक टेस्ट है। इस पे नाइटिंग गुस्से में कहती है कि अगर इतना दुख दर्द पीड़ा हमें विच वन के होली माउंटेन खोजने में मिल रहा है तो फिर इस माउंटेन की खोज में और चर्च में क्या अंतर रह गया है। मौत तो दोनों तरफ मिलनी है और हमारी बहनों को मिल रही है। नाइटिंग की बात को सुन के लीडर कहती है कि बच्चे अभी भी टाइम है, तुम जहां से आई हो तुम वहां लौट सकती हो। अगर तुम हम लोगों का मोटिव भूल गई हो तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है और अभी भी तुम्हारे अंदर हमारे एसोसिएशन के लिए अपनी बहनों के लिए प्यार है तो अभी भी तुम फिर से फेडरेशन में ज्वाइन कर सकती हो, नहीं तो तुम यहाँ से अभी के अभी जा सकती हो। लीडर की ये बात को सुन के नाइटिंग आगे कदम बढ़ाते हुए कहती है अगर यही केस है तो फिर मैं यहाँ से निकलना चाहूंगी। नाइटिंग अपने साथ चलने के लिए अपनी बहनों को बोलती है कि जो बहन मेरे साथ चलना चाहती है वो मेरे साथ चल सकती है और जो यहाँ पे रुकना चाहती है उनके लिए मेरा गुड लक है। अब नाइटिंग ये बोलती वहां से निकलने लगती है और जैसे ही आगे बढ़ती है उस पे अटैक हो जाता है मैजिक से। वो अपने पाँव की तरफ देखती है जहाँ पे एक सांप से उस पे अटैक किया गया होता है और ये और कोई नहीं, ये होता है स्नेक मैजिक अटैक और इस अटैक को करवाने वाला और कोई नहीं होता, वो होता है लीडर। नाइटिंग लीडर की तरफ देखती है और लीडर के हाथ में वही सांप होता है। अब ये होती है नाइटिंग की फ्लैशबैक, आई मीन थोड़े टाइम पहले जो बीता हुआ समय था वो हमें बताया गया था। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे नाइटिंग को बांध के रखा हुआ है और उसके सामने होती है लीडर। नाइटिंग को जागा हुआ देख के लीडर पूछती है नाइटिंग से कि हाँ तो आ गया होश, जहर का स्वाद तुम्हें आखिर कैसा लगा? मैं तुमसे घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थी पर तुमने तो मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि नाइटिंग भी एक बीच है, वो भी अपना मैजिक यूज करके यहाँ पे गायब भी हो सकती है, बहुत सी चीजें कर सकती है। तो इस बात पे हम लोग अब आते हैं। अब सुनो, उस लीडर के पास वो गोल्ड वाला पत्थर होता है जो कि विच की पावर को रोकता है और लीडर ने उस लॉकेट को हमारी नाइटिंग को पहना दिया होता है। इसमें नाइटिंग पूछती भी है कि आखिर ये पत्थर तुम्हारे पास क्या कर रहा है। उस लीडर का नाम सारा होता है बट हम लीडर ही बोलेंगे। नाइटिंग पूछती है कि लीडर तुम्हें होश भी है, तुम्हें पता भी है ये पत्थर किस काम आता है और आखिर ये पत्थर तुम्हारे पास क्या कर रहा है। वो लीडर कहती है कि ये सिर्फ एक औजार है जो कभी कभी आज्ञा न मानने वाले बच्चों को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे सजा मिलनी ही चाहिए। बैंडी ने जब तुम्हें बचाया था मीरो से तो मुझे लगा था कि तुम हमारे एसोसिएशन में काम करोगी, हमारी सहायता करोगी और तुमने अपनी बहनों को अमीरों के हाथ बेच दिया ताकि तुम अपनी पुरानी जगह वापस पा सको। इस पे नाइटिंग चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया
वो अपनी बहनों के लिए किया है। मैं ये सब उस दिन के लिए कर रही हूँ जब वो अवेकन होंगी तो उन्हें तकलीफों का सामना ना करना पड़े। मुझे उम्मीद है कि वे ऐसी जिंदगी जी सकेंगी जहाँ उनके पास खाने के लिए खाना होगा और पहनने के लिए कपड़े होंगे। मेरी इन बातों पे मेरी बहनों को सोचने का अधिकार होना चाहिए, उन्हें चुनने का अधिकार होना चाहिए कि वो कैसा जीना चाहती हैं और उनका क्या फैसला है। ये सब डिसाइड तुम नहीं कर सकती। बॉर्डर टाउन आने वाले समय में बहुत विकसित होगा जिसका फायदा हमें बीचेस को भी मिलेगा। मेरे पास उनका बनाया हुआ स्टीम इंजन का डिजाइन भी है। इस पे लीडर कहती है कि क्या तुम इस चीज के बारे में बात कर रही हो। लीडर के हाथ में वो ब्लूप्रिंट होता है स्टीम इंजन का, जिसे देखते हुए वो कहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस ड्राइंग में ऐसा क्या है। क्या तुम्हें लगता है कि ये लोहे का ढेर अपने आप जिंदा हो सकता है जैसे कि एक जीवित प्राणी होता है। लीडर उस ब्लूप्रिंट को आग में डाल देती है और कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम सब 3 साल के बच्चे हैं जो तुम्हारी इस चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएंगे। हालांकि नाइटिंग लीडर को मना कर रही होती है उस ब्लूप्रिंट को जलाने के लिए। लीडर उस ब्लूप्रिंट को जलाते हुए कहती है कि मेरे सब्र का बांध अब टूट रहा है, मैं तुम्हें बस एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ। लीडर एक चाकू को आग में गर्म कर रही होती है और अगले ही पल वो चाकू की नोक को नाइटिंग की तरफ मोड़ के कहती है, तुम्हें अपनी सभी बहनों के सामने ये कन्फेंस करना पड़ेगा कि मेरी गलती थी और मुझसे मैंने जो भी बात करी वो सब झूठ थी, तभी मैं तुम्हारी जिंदगी बच सकती हूँ। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आली रे आली तेरी मौत आली, तो ये चाकू तेरे दिल के आर पार कर दूंगी। तेरे मरने के बाद तेरी लाश को ऐसी जगह लटकाऊंगी जहाँ पे तुम्हारी बहनें भी देख के ये सोचें कि यहाँ गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बता फिर क्या करने का इरादा है तेरा। उस समय नाइटिंग अपनी आंखें बंद करती है और अपने मन में एमसी के बारे में सोचती है और कहती है कि मैंने कोई भी गलती नहीं की है और अब मैं कोई कमजोर इंसान नहीं हूँ। मैंने कोई भी गलती नहीं की है, जो भी मैंने बोला है वो तो मैं सच ही बोल रही हूँ और अब मैं वो कमजोर लड़की नहीं हूँ। अब मैं एक पावरफुल विच हूँ जिसे मौत से कोई डर नहीं है। नाइटिंग अपनी मौत को स्वीकार करते हुए आंखें बंद करते हुए लीडर के वार करने का वेट कर रही होती है। तभी पीछे से और भी बीचेस आती हैं जो कि रुकने का आदेश देती है कि रुक जाओ। उनमें से बैंडी कहती है लीडर से कि हमारे हाथ में बंधे हुए रिबन्स हमें बताते हैं कि पहले ही कितने हमारी बहनें मर चुकी हैं और आप चाहते हो कि एक और लाश यहाँ पे पड़ जाए। ये सुनते ही लीडर काफी गुस्से में वेंडी से कहती है कि ये तुम सबको अपनी चाल में फंसा रही है। क्या बैंडी तुम ये बात समझ नहीं पा रही हो? ये सिर्फ झूठ बोल रही है तुम लोगों के सामने। इस पे बैंडी कहती है कि मेरा बॉर्डर टाउन जाना कोई प्लान नहीं है, पर नाइटिंग की एक बात से मैं उसके साथ सहमत हूँ। हम अपनी जिंदगी के बारे में डिसाइड खुद कर सकते हैं कि हमें कहाँ रहना है और कहाँ नहीं। बैंडी कह रही होती है लीडर से कि अगर इसने एसोसिएशन में आके यहाँ पे कोई दिक्कत या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी है तो ये अपने आप चुपचाप जा सकती है यहाँ से, तो आप इसे जाने क्यों नहीं दे रहे हो। बैंडी कह रही होती है लीडर से कि नाइटिंग ने ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया है जिसकी सजा इसे मौत से चुकानी पड़ रही है। बैंडी की बातों को सुन के पीछे खड़ी लीफ और एक और विच जो है वो बोलते हैं लीडर से कि पहले तो लीप बोलती है कि मैं बैंडी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, आप इसे जाने दो। तभी बगल में खड़ी हुई विच कहती है कि चर्च और इस सिकनेस ने पहले ही हमारी कई बहनों को हमसे छीन लिया है। लीडर आप अपनी बात पे दोबारा सोच लीजिए। इस पे वो लीडर काफी गुस्से में कहती है तुम लोग बिल्कुल चुप हो जाओ, मैंने अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो तब तुम लोग क्या करोगे जब ये वापस बदला लेने के लिए इधर आएगी। लीडर नाइटिंग पे चाकू से वार करते हुए कहती है कि क्या होगा अगर इसने हमारे कैंप को चर्च को सेल कर दिया, हमारे पास कहीं भी जाने की कोई जगह नहीं रहेगी। अब लीडर को नाइटिंग पे अटैक करता हुआ देख के वेंडी लीडर पे अपने मैजिक से अटैक करती है और साथ में एक कॉइन की हेल्प से नाइटिंग के गले में लगा हुआ नेकलेस को वो उस कॉइन को उछाल के उसकी तरफ फेंकती है और नेकलेस टूट जाता है। अब ये पूरा सीन देख के लीडर बहुत गुस्से में कहता है कि वेंडी तुम एक धोखेबाज हो, और ये बोलते ही वो वेंडी पे पॉइजन स्नेक के मैजिक से वेंडी पे अटैक कर देती है और वो स्नेक वेंडी को डस लेता है। लीडर काफी गुस्से में होती है, वो गुस्से में कहती है कि नाइटिंग तुम क्या सोचती हो, तुम यहाँ से भाग सकोगी? और अगले पल हम देखते हैं कि नाइटिंग चाकू को उस लीडर के शरीर के पेट के आर पार कर देती है। नाइटिंग वेंडी को संभाल रही होती है और अगले पल वहाँ पे और भी विचेस आ जाती हैं जो कि अपने लीडर को देख के कहती है कि आखिर यहाँ पे चल के रहा है। तो लीडर कहता है लीडर कहती है कि उन धोखेबाजों को पकड़ो। आप लोगों को तो पता ही है
गाइज हमारी नाइटिंग कहाँ पकड़ में आने वाली है, क्योंकि वो शैडो का यूज करने के बाद बाहर चली जाती है, उस गुफा से बाहर चली जाती है बैंडी को लेकर। नाइटिंग कह रही होती है बैंडी को संभालते हुए कि लगता है कि वो अब हमें पकड़ नहीं पाएंगे, पर साथ में नाइटिंग ये भी सोच रही होती है कि अब सबसे जरूरी चीज तो ये है कि मुझे बैंडी में जो सारा का स्नेक का पॉइजन है उसे हटाना पड़ेगा, और ये जल्दी ही करना पड़ेगा। जहर बैंडी के शरीर में बहुत जल्दी फैल रहा है, और इसी रफ्तार से अगर वो फैलता रहा तो बैंडी की जान खतरे में पड़ सकती है। जहर को और तेजी से फैलने से रोकने के लिए यहाँ पे नाइटिंग एक कठोर फैसला लेती है। वो चाकू उठाती है और बैंडी की उस बाजू को काट देती है, जिससे कि जहर फैलना वो रोक सकती है। और साथ में वो ये भी सोच रही होती है कि जब हम वापस पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि नाना ये ठीक कर देगी, पर उसे इस बात की टेंशन होती है कि क्या वो वापस पहुंच भी पाएंगे। नाइटिंग बैंडी की तरफ देख रही होती है और यही सोच रही होती है कि अगर मैं अकेली वहां पे जाऊं तो एक इंसान को, एक पर्सन को वहां पहुंचने में 3 दिन का टाइम लग जाता है, बट अब जबकि मेरे पास बैंडी भी है तो लगता है इससे ज्यादा का टाइम लग जाएगा। अगर बैंडी की जख्म से ऐसे ही खून निकलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि वो 3 या 4 दिन सरवाइव कर पाएगी। तभी नाइटिंग कुछ सेंस करती है और पूछती है कि आखिर कौन है यहाँ पे। हमें एक फिगर को दिखाया जाता है जो कि हवा में उड़ रहा होता है, और वो पूछता है नाइटिंग से कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। ये भी एक बीची होती है जो कि एक्सप्लोर करने की आदि होती है, यानी कि इसे घूमने फिरने का, नई चीजें करने का, नई जगह खोजने का काफी कीड़ा होता है। ये नई विच कहती है नाइटिंग से कि मुझे होली माउंटेन खोजने का जो एडवेंचर है वो बहुत पसंद है, पर हमारी लीडर जो है वो बिल्कुल थकेली है। वो नई जगह एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहती, उसका फोकस बस वो पुरानी किताबों में लिखी हुई लाइनों पे ही रहती है। अगर हमारा लीडर ऐसे ही करता रहा तो उसे कभी होली माउंटेन नहीं मिलेगा। मेरे पिता ने मेरे से कहा था कि एक एक्सप्लोरर जो होता है उसे चीजें घूमनी पड़ती है, नई जगह सर्च करनी पड़ती है, वो एक जगह पे बैठा हुआ एक्सप्लोरर नहीं बन सकता। इस पे नाइटिंग पूछती है उस विच से कि तुम्हारी एबिलिटी उड़ना है। नाइटिंग की बात को सुन के वो विच मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, अगर मैं तुम दोनों को भी उठा लूं तब भी मैं हवा की तरह उड़ूंगी। अगले पल हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो नई बीच होती है जिसका उड़ने की शक्ति होती है वो उसकी हालत खराब होती है, क्योंकि उसके पीठ में नाइटिंग और बैंडी लदी होती है। अब इतना वजन अपने पीठ पे लादने के बाद वो विच कहती है कि लगता है तुम दोनों को उठाने के बाद हवा की तरह नहीं उड़ पाऊंगी। अगले पल हम देखते हैं कि वो तीनों हवा में उड़ रहे होते हैं, जिसको देख के, रफ्तार को देख के नाइटिंग बोलती है कि इस रफ्तार से हमें 2 दिन के अंदर तो बॉर्डर टाउन में पहुंच ही जाएंगे। नाइटिंग काफी चिंतित मन से उस विच से कहती है अरे यार, अभी तक हमें इस बीच का नाम नहीं बताया गया, तो इस बीच को अभी फिलहाल टेम्परेरी तौर पे हम फ्लाई कहेंगे। तो नाइटिंग फ्लाई से कहती है कि हमें जितना जल्द हो सके बैंडी को वहां पे पहुंचाना पड़ेगा। जिसपे फ्लाई कहती है नाइटिंग से कि तुम दोनों को देख के लगता है कि तुम दोनों काफी दिनों से, काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हो। कैंप में मैंने सुना था कि बैंडी ने तुम्हें वेरोनिका कहा था, क्या तुम दोनों एक दूसरे को काफी पहले से जानते हो? इस पे नाइटिंग बता रही होती है फ्लाई से कि एसोसिएशन में शामिल होने से पहले मुझे एक लकड़ी की गुड़िया की तरह इस्तेमाल किया गया था। वो बैंडी ही थी जिसने मुझे ढूंढा और मुझे बचाया। मेरा पुराना घर सिल्वर सिटी में था। जब मैं 14 साल की हुई मेरे माता पिता एक दंगे में गायब हो गए। मुझे और मेरे भाई को हमारे चाचा अपने साथ ले गए। उसी साल मेरी जादू की शक्तियां जाग गई, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें मेरी शक्तियों के बारे में पता चल गया। वो मेरे भाई को अपने साथ ले गए और मुझे बंद कर दिया और मुझे ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। ट्रेनिंग के दौरान हमें चाचा जी को दिखाया जाता है। चाचा कह रहा होता है कि अगर तुम्हें अपनी भाई के साथ रहना है तो तुम्हें अपनी एबिलिटी का यूज करना ही पड़ेगा मेरे लिए। जहर देना, तोड़फोड़, हत्या, इन सारे कामों से गिलन का पारिवारिक बिजनेस बढ़ रहा था, और जो काम वो मुझे दे रहे थे वो हर दिन और गंदे होते जा रहे थे। और मुझे अपनी पावर को देख के कोई हैरानी नहीं होती थी, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ये जो मेरी पावर्स हैं वो इसी तरह के काम के लिए बनी। जब मैं अपने भाई से वापस मिली तो वो बिल्कुल अलग ही इंसान था। वो मुझसे बहुत नफरत करता था क्योंकि मैं एक विच थी। उसने मुझसे बस यही कहा कि वो मुझे अपनी बहन के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकता, वो मुझे बहन नहीं मानता। उससे अच्छा तो वो चाहता था कि मैं मर जाऊं, क्योंकि उसके अनुसार विचेस जो होती हैं वो मरने के हकदार होती हैं, वो डेविल्स की फ्रेंड होती हैं। मैंने अपनी जिंदगी बिताने के लिए अपने भाई के लिए इतने पाप, इतने बुरे काम किए, और अपने भाई के मुंह से जब मैंने ये शब्द सुने तो मैं बिल्कुल टूट गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं आगे क्या करूं। मैंने अपने अंकल को मार दिया,
मैंने सिल्वर सिटी छोड़ दी, पर मुझे मालूम नहीं था कि मैं आगे कहाँ जाऊंगी। ठीक उसी समय मैं बेंडी से मिली। बेंडी की मुस्कान ने मुझे प्रेरित किया। बेंडी मुझे अपने साथ एसोसिएशन लेके गई, जहाँ पे मैंने देखा कि मेरे जैसे और भी कई बहनें हैं। तभी हमें सारा को दिखाया जाता है, जो कि कह रही होती है कि हमें ऐसे खाली नहीं बैठना चाहिए, हमें होली माउंटेन सर्च करना है। जिसको सोचते हुए नाइटिंग कह रही होती है कि पर मुझे लगता है कि सारा जो है वो विच एसोसिएशन की लीडर बनने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो विचेस के फ्रीडम और सेफ्टी का ध्यान नहीं रख पाई। गाइस, इस विच का नाम हमें बताया गया है लाइटनिंग, बट लाइटनिंग इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इस पे फ्लाई अच्छा लग रहा है। क्या बोलते हो? मैं इसे फ्लाई कहूंगा। फ्लाई कहती है कि लीडर तो पहले ही पागल है, पर मुझे इस बात से हैरानी हुई कि एसोसिएशन में जितने भी विचेस हैं उनमें से किसी भी विचेस ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारी बात का विश्वास नहीं किया कि कोई प्रिंस है जो कि विच की केयर करता है। फ्लाई की इस बात को सुन के नाइटिंग एमसी के ख्याल में होती है, और एमसी को सोचने के बाद वो कहती है कि कोई कुछ भी बोले पर मुझे प्रिंस पे पूरा विश्वास है। अब यहाँ से सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें कार्टर को दिखाया जाता है, जिसके बगल में कोई छींके मार रहा होता है, और ये छींके मारने वाला और कोई नहीं होता, एमसी होता है, जिसे छींके मारता हुआ देख के एना एमसी से पूछती है कि प्रिंस, क्या आपकी तबीयत ठीक है? इस पे एमसी कहता है कि आज मुझे पता नहीं इतनी छींके क्यों आ रही हैं, लगता है कि कोई मुझे याद कर रहा है। तभी वहां उनके सामने नाइटिंग और फ्लाई लैंड होते हैं। एना प्रिंस को पीछे धकेलते हुए कहती है कि प्रिंस ध्यान से। अब उन लोगों को देख के प्रिंस सोचता है कि एक मिनट रुको, ये तो नाइटिंग लग रही है। नाइटिंग काफी चिल्लाते हुए कहती है प्रिंस से कि प्रिंस, नाना को यहाँ पे बुला दीजिए जल्दी से। अब यहाँ पे सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एमसी को, जो कि रूम के बाहर काफी टेंशन में होता है। वो सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि चीजें ऐसी मोड़ लेंगी। क्या एसोसिएशन कैंप पर डिमोनिक बीस्ट ने हमला कर दिया? क्या ये तीनों ही बस भागने में सफल हो पाई? किस्मत से हमारे पास नाना है, जो कि उस बीच का जान बचाने में काफी सहायक होगी, और मुझे ये भी लगता है कि वो नाना उस बीच के हाथ को दोबारा अटैच कर दे। तभी वहाँ रूम का डोर ओपन होता है और अंदर से फ्लाई बाहर आती है, जिसे देख एमसी उससे बोलता है कि तुम तो नाइटिंग के साथ आई थी ना, क्या तुम्हें चोट नहीं लगी ना, तुम तो ठीक हो ना? इस पे फ्लाई कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब भी ठीक है बिल्कुल। साथ में फ्लाई कहती है कि जैसा कि नाइटिंग ने आपके बारे में बताया था, आप वैसे ही हो, विच की केयर करने वाले। हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक का मोमेंट, जहाँ पे प्रिंस अपने पीठ पे वेंडी को उठा के लेके जा रहा होता है। फ्लाई कह रही होती है कि ये बहुत शर्म की बात है कि नाइटिंग ने इतनी सारी बातें बोली थी प्रिंस के बारे में, और विचेस को, उसकी सिस्टर्स को, फिर भी उस पर भरोसा नहीं था। ये सब तो मेरे पापा ने जैसे बोला है वैसे ही हो रहा है। ये संसार बहुत बड़ा है और इस संसार में तुम्हें हर किस्म के लोग मिलेंगे। इस पे एमसी सोच रहा होता है कि ये तो मेरे टाइप की लग रही है। इस पे एमसी फ्लाई से बोलता है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे बीच एसोसिएशन पर डिमोनिक बीस्ट ने हमला नहीं किया था। फ्लाई कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम पे डिमोनिक बीस्ट हमला करेंगे? ओह अच्छा, अभी तक आपको किसी ने भी पूरी बात नहीं बताई है, तो मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। जो सिस्टर यहाँ पे आई हैं, जिनकी बाजू कटी हुई है, उनका नाम बैंडी है। लीडर ने उन्हें इंजर कर दिया है। एमसी फ्लाई की ये बात को सुन के चौंकते हुए कहता है कि क्या वेंडी को अपने ही लोगों ने इंजर कर दिया? जिस पे फ्लाई उसे जितनी भी बीती हुई थी, पुरानी जितनी भी बातें थी, वो सारी की सारी बातें बता देती है। अब यहाँ पे सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें एमसी को दिखाया जाता है, जो कि एक रूम में एंटर कर रहा होता है। रूम में एंटर करने के बाद वो सामने का नजारा देख के काफी शौक होता है। सामने देखता है कि नाइटिंग बेड में आराम से लेटी हुई है। नाइटिंग को अपने बेड पे लेटा हुआ देख के एमसी की हालत खराब हो जाती है, समझ रहे हो ना लोंडो? और वो पूछता है कि नाइटिंग, आखिर तुम मेरे बेड पे कर क्या रही हो? एमसी को आता हुआ देख के नाइटिंग एमसी के ओर बढ़ रही होती है, और हमारा एमसी पीछे हटता हुआ कह रहा होता है कि मुझे मालूम है कि तुम थक गई हो। फ्लाई ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि आखिर वहां पे हुआ क्या था, तो तुम्हें और भी रेस्ट करनी चाहिए। तभी हमें नाइटिंग को दिखाया जाता है, जो कि प्रिंस के सामने वो कर रही होती है, आई मीन घुटनों पे बैठ के कह रही होती है कि रोलांड विम्बडन, मैं बेरोनिका, जिसे आप नाइटिंग के नाम से भी जानते हो, मैं आपके सामने झुक के ये कहना चाहती हूँ कि अब से जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, मैं आपकी सर्विस करने में हाजिर रहूंगी, फिर चाहे आप मुझे एक शील्ड की तरह यूज करो या तलवार की तरह। नाइटिंग अपने खंजर को प्रिंस की तरफ पेश करती है, और ये देख के एमसी सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि नाइटिंग जो है वो एसोसिएशन से डिसअपॉइंट हो गई है, और नाइटिंग मेरा साथ चाहती है जिससे कि मैं बीचेस को लीड कर सकूं। प्रिंस उस स्वॉर्ड को, या फिर मैं कहूँ खंजर को, होल्ड करते हुए सोच रहा होता है कि मुझे उम्मीद है कि नाइटिंग
नाइटिंग मेरे फैसले को समझेगी और जो भी फ्रीडम है, इक्वलिटी है, उस पे सोचेगी, विचार करेगी। प्रिंस उस स्वॉर्ड को होल्ड करके कहता है कि मैं तुम्हारी लॉयल्टी को एक्सेप्ट करता हूँ। और प्रिंस पूछता है कि मैंने वेरोनिका सुना था, क्या वेरोनिका तुम्हारा असली नाम है? नाइटिंग प्रिंस के हाथ को चूमते हुए कहती है कि हाँ प्रिंस, मेरा आपसे अब किसी भी बात को छिपाने का कोई इरादा नहीं है। वेरोनिका मेरा पास्ट लाइफ था और आप जिसको जानते हो वो है नाइटिंग। अब यहाँ पे सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें बैंडी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में होता है कॉन्ट्रैक्ट। वो ये देख के पूछती है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? इस पे एमसी कहता है कि तुमने नाइटिंग को बचाया है, इस वजह से अब लीडर तुम्हें एसोसिएशन में दोबारा कभी नहीं लेगा, तो तुम हमारे पास क्यों नहीं रहती और हमारे लिए काम करो। अगर तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट सही लगता है तो इस पे बस सिग्नेचर कर दो, तुम्हें हर महीने एक गोल्ड कॉइन मिल जाएगा जैसा कि एना को मिलता है। अब इन बातों के चलते हुए बीच में नाइटिंग टोकते हुए कहती है कि पर प्रिंस, अब नाइटिंग की बात को पूरा होने से पहले ही प्रिंस कहता है कि मुझे मालूम है कि ये सारी चीजें मुझे इतनी जल्दी डिस्कस नहीं करनी चाहिए थी, पर कुछ खतरनाक चीजों की वजह से मैं रुक नहीं पाया। एमसी कहता है कि मैंने वो तरीका ढूंढ लिया है जिससे विचेस को अवेकन के टाइम पे सफर नहीं करना पड़ेगा। प्रिंस की ये बात को सुन के वेंडी और फ्लाई दोनों शॉक में होते हैं। वो कहते हैं कि क्या। अब यहाँ पे सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें प्रिंस, नाइटिंग, वेंडी और फ्लाई को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं और एमसी उन्हें बताता है कि मैजिक जो रहता है वो विचेस की एक बाल्टी के रूप में मैं आपको बता सकता हूँ, शक्ति के तौर पे। अगर उस बाल्टी को आप बार बार भरोगे और खाली करोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैजिक स्टोर करने में विचेस की सहायता करता है। पर हालांकि ज़्यादातर विचेस नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी व्यतीत करती हैं अपनी एबिलिटी को छिपा के, तो वो मैजिक का यूज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो बाल्टी मैजिक से भर जाती है और कोमा के टाइम पे, आई मीन अवेकन के टाइम पे उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हालांकि मेरी ये बात एक थ्योरी है, इसका कोई एविडेंस तो नहीं है, पर मैंने ये आजमाया है और एना के मामले में मैंने ये सक्सेसफुल तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये काम करेगा। इस पे नाइटिंग सोचते हुए कहती है कि एना भी एक चुड़ैल है और सबसे मुश्किल समय से भी वो बिना किसी चोट के गुजर पाई, तो मुझे लगता है कि यही राक्षस के काटने की समस्या को हल करने की कुंजी है। अगर हम अपनी जादुई शक्ति को लगातार इस्तेमाल कर सकें और उसे एक सुरक्षित स्तर पर बनाए रखें तो अवेकन के दिनों में होने वाली तकलीफ कम हो सकती है या तो पूरी तरह से वो खत्म हो सकती है। इस पर एमसी कहता है कि बॉर्डर टाउन के लॉर्ड होने के तौर पर मैं विचेस को एक ऐसी जगह दे सकता हूँ वहां वे आजादी से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस तरह कोई भी तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेगा और तुम पर मुकदमा भी नहीं चलाएगा, यहाँ तक कि तुम्हें सीधा मार भी नहीं पाएगा। अगर मेरा अंदाजा सही है तो बॉर्डर टाउन ही वो पवित्र पहाड़ है जिसे तुम ढूंढ रही हो। इस पे बैंडी भी बोलती है एमसी से कि प्रिंस, हमने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और हम आपके लिए बॉर्डर टाउन में काम करने के लिए सहमत भी हो गए हैं, पर मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए। इस पे एमसी कहता है कि सबसे पहले आपको अपनी शक्तियों का बार बार अभ्यास करना है जब तक आप उसमें पूरी तरह माहिर ना हो जाए, जैसे कि एना हुई है। शुरुआत के लिए कैसा होगा अगर आप सभी अपनी पावर का प्रदर्शन करें। हमें दिखाया जाता है कि फ्लाई हवा में उड़ रही होती है और एमसी उससे बोल रहा होता है कि आखिर तुम्हारी स्पीड कितनी है, तुम अपनी पूरी स्पीड मुझे दिखाओगी। इस पे वो कहती है कि ठीक है, मैं दिखाती हूँ। इस पूरे सीन को एना और नाना दोनों देख रही होती है। एना कहती है नाना से कि थैंकफुली फ्लाई के पास उड़ने की एबिलिटी है जिससे कि वो इंजर्ड हुई वेंडी को टाइम पे बॉर्डर टाउन में ले आए, जिसका जवाब देते हुए नाना कहती है कि वो मेरी ही उम्र की है और मुझसे तो वो काफी बहादुर है। नाना बैंडी की तरफ देख रही होती है और कह रही होती है कि बैंडी की जो एबिलिटी है वो विंड मैनिपुलेशन की है और ये भी बहुत पावरफुल है ना। खुश होते हुए नाना से कहती है कि हम पहले 2 ही हुआ करती थी, अब हमारी तादाद जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और इस पूरा काम का श्रेय जो जाता है वो जाता है प्रिंस को। इस पे नाना कहती है कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा। इस पे नाना पूछती है कि आखिर अजीब क्या बात होगी अजीब। पे नाना कहती है कि नाइटिंग कुछ अजीब हरकतें नहीं कर रही। नाना कहती है कि अच्छा, उसके कपड़े देख के तुम ऐसा बोल रही होंगी। इस पे नाना कहती है कि ना, मैं उसके कपड़ों की बात नहीं कर रही, मैं आजकल देख रही हूँ कि
नाइटिंग जो है वो प्रिंस को अजीब सी नजरों से देखती है। इस पे एना उसकी तरफ देख रही होती है और कहती है कि ऐसा क्या। इस पे नाना थोड़ी मायूस सी होके कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं है ना, समय आने पे तुम समझ जाओगे, पर ऐसा मत सोचना कि मैंने तुम्हें वॉर्न नहीं किया था। तभी वहाँ पे खतरे की घंटी का अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिसे सुन के सब हैरान होते हैं कि ये तो एक अलार्म है। कहता है कि ये तो सिग्नल है डेमोनिक बीस्ट का अटैक होने वाला है हमारे पे। अब यहाँ पे सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें वॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एमसी आयरन एक्स से पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। इस पे आयरन एक्स कहता है कि डीमन बीस्ट का अटैक होने वाला है, हमारे क्रिएचर हमारी तरफ बढ़ रहा है। और एमसी जो कि उस क्रिएचर को देख रहा होता है, हमें भी उस क्रिएचर को हल्की सी झलक दिखाई जाती है, जिसे देख के आयरन एक्स कह रहा होता है कि इस हाइब्रिड डेमोनिक बीस्ट से मैं कुछ साल पहले उलझा था और इससे मैंने अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई थी। एमसी उस बीस्ट को देख के सोच रहा होता है कि थ्योरी के हिसाब से शैतानी जानवर जंगली जानवरों जैसे ही होते हैं और उनमें ज्यादा अकल नहीं होती, इनमें पीछे हटने की काबिलियत नहीं होनी चाहिए। इन डेमोनिक बीस्ट ने तो लोंगसोंग किले पर हमला किया था ना, तो इन्हें तो वहीं पे उस हमले के दौरान मर जाना चाहिए था। पिछले कुछ सालों में किले को एक बार भी तोड़ा नहीं गया, फिर भी ये जानवर ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि इतने लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं। हमें उस बीस्ट को दिखाया जाता है जिसका फेस तो लाइन का होता है, शरीर लाइन जैसा होता है, बट उसके पंख भी होते हैं। अब इस बीस्ट को देखने के बाद एमसी सोच रहा होता है कि ये हमारे लिए इजी नहीं होने वाला है। आयरन एक्स अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि प्रिंस को सेफ रखना है। हमें उस बीस्ट को दिखाया जाता है जो दीवार के पास आके दहाड़ता है और उसके बाद रुक जाता है, जिसे देख के कार्टर कहता है कि इसे क्या हुआ, ये तो रुक गया है। अब वो मॉन्स्टर रुक के अपने पंख को फैलाता है और उड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देख के एमसी अपने सैनिकों को कहता है कि जल्दी से इसे गोली मारो। और वो बीस्ट देखते ही देखते उड़ के रेजिडेंस एरिया की तरफ बढ़ जाता है। अब उसे उड़ता हुआ देख के एमसी यही बोल रहा होता है कि ये बीस्ट बेवकूफ नहीं हो सकता, इसने अपनी काबिलियत से ये पता किया कि मैं ऐसे इनसे हार सकता हूँ, तो इस वजह से ये यहाँ से उड़ के कमजोरों पे वार करने के लिए आगे बढ़ गया है। आयरन एक्स एमसी से पूछता है कि ये रेजिडेंशियल एरिया पे जा रहा है तो हमें अब क्या करना चाहिए प्रिंस। तो इस पे प्रिंस कहता है कि सेकंड डिवीजन को बोलो कि मुझे फॉलो करे। वो सभी लोग अब उस बीस्ट का पीछा कर रहे होते हैं अपने शहर में, वो क्योंकि वो शहरी इलाके में घुस गया होता है। और पीछा करते वक्त एमसी यही सोच रहा होता है कि मैंने उसे कम आंका था, मैंने सोचा था कि वो मंद बुद्धि होगा बीस्ट, लेकिन वो तो इंटेलिजेंट निकला, मैंने उसे अंडरएस्टिमेट किया। अगले पल शहर में हाहाकार मच जाता है क्योंकि वो बीस्ट लोगों का शिकार करना शुरू कर देता है, जिसे देख के एमसी बहुत चौंक जाता है क्योंकि फर्श में वो खून देखता है। अब उसे सामने देख के एमसी सबको कहता है कि ध्यान से इसका सामना करो। अब वो बीस्ट चारों तरफ से लोगों से घिरा होता है। इस पे कार्टर कहता है कि इस केओस में मैं इस पे गोली नहीं चला सकता, हो सकता है कि मेरी गोली का निशाना जो है वो आम जनता बन जाए। तभी आयरन एक्स एक प्लान बनाता है और वो अपने साथियों को कहता है कि जल्दी से हाइट में जाके इस पे पीछे से हमला करो। तो वो लोग ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर से उस पे जंप करके हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आयरन एक्स के साथ ही जो रहते हैं उसके स्क्वाड के बंदे रहते हैं, वो एक हाइट से एम कर रहे होते हैं बीस्ट पे, और बीस्ट ने काफी लोगों को इंजर कर लिया होता है, मार दिया होता है, और हालांकि एक बंदे को होस्टेज के रूप में उसने अपने पास रखा होता है। आयरन एक्स उस मॉन्स्टर के बिल्कुल करीब आ जाता है और कहता है कि अबे हरामजादे, क्या तुझे मैं याद हूँ, मैं तुझे हेल भेजने वाला बनूंगा। ये बोलते ही आयरन एक्स उसकी खोपड़ी उड़ा देता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें नॉर्थ की ग्रे कास्टल डिफेंस लाइन को दिखाया जाता है, जहाँ पे दीवार पे कुछ सैनिक वही मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। एक बड़ा सा कीड़ा दीवार पे चढ़ रहा होता है, जिसे देख के एक सैनिक कहती है कि ये आखिर चीज क्या है। तभी वो कीड़ा दीवार के ऊपर चढ़ जाता है और सैनिकों को मारना शुरू कर देता है, जिसे देख के सब लोग हेल्प के लिए चिल्ला रहे होते हैं। हैरानी की बात यहाँ पे ये होती है कि उस कीड़े के मुंह के अंदर और भी स्पीसीज के बीस्ट होते हैं और वो भी काफी मात्रा में होते हैं, एक सेना ही कह सकते हो। और भाई इन मॉन्स्टर ने टैक्सी बुला रखी है। अब इस मंजर को देखने के बाद वहां पे खड़े सैनिक जिसे ये मंजर दिख रहा था, वो बस यही बोलते हैं कि बस अब तो खेल खत्म है हमारा। जिस पे दूसरे सैनिक कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हमें होली सिटी को प्रोटेक्ट करना है। तभी थोड़ी देर बाद वहां पे पीछे हटने का आदेश आ जाता है कि सब लोग पीछे हट जाओ। सैनिक आपस में बोल रहे होते हैं कि गॉड जजमेंट आर्मी कभी हार नहीं मानती। वो सैनिक दीवार छोड़ के अब सिटी के अंदरूनी हिस्से में आ गए होते हैं क्योंकि दीवार उनकी पकड़ से छूट गई होती है। वो कहते हैं कि कैथेड्रल का
ज्यादातर हिस्सा हमारे हाथों से जा रहा है, खासकर बाहरी हिस्सा। हम लोग बहुत कम बचे हैं जो कि इस फाइट को होल्ड किए हुए हैं और ज्यादा टाइम तक हम इस फाइट को होल्ड नहीं कर पाएंगे। तभी सैनिकों की नजर और आते हुए मॉन्स्टर्स पे पड़ती है और वो कहते हैं कि डिमोनिक बीस्ट और भी ज्यादा मात्रा में इधर आ रहे हैं। अब मॉन्स्टर की ये तादाद को बढ़ता हुआ देख के वो सैनिक अपने हाथ में गोली को लेकर कहती है कि सभी लोग अपनी गोलियां खा लो और फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये सुनते ही बाकी सभी सैनिक जो रहते हैं वो गोलियां खा लेते हैं और एक अलग ही रेड कलर का ऑरा उनके शरीर से निकलना शुरू हो जाता है। वो सभी लोग एनर्जी से भर जाते हैं और सैनिक कहता है कि होली सिटी के लिए हमें अब फाइट करनी है और सभी जोश में आगे बढ़ते हैं। तभी सिटी का गेट ओपन होता है और वहां से एक फिगर आता है जो कहता है कि सब लोग जल्दी से पीछे हटो, गॉड पनिशमेंट वॉरियर्स पहुंच चुके हैं। हमें आर्मर से लदे हुए सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि काफी धांसू लग रहे होते हैं, जिन्हें देख के वो सैनिक सोच रही होती है कि क्या यही गॉड पनिशमेंट वॉरियर्स हैं? ये चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, है तो इंसान ही, ये इतने ज्यादा डेमोनिक हाइब्रिड्स को मार नहीं पाएंगे। अगले पल वो सारे के सारे स्क्वाड जो होता है गॉड पनिशमेंट का, वो डीमन हाइब्रिड के सामने फाइट के लिए जा रहा होता है। तभी उनमें से एक डीमन एक सोल्जर पे अटैक करता है। वो सोल्जर उसके पंजे को आराम से हैंडल करता है और अपने भाले से एकदम से बहुत तेजी से उस पे वार करता है और एक ही झटके में उसे खत्म कर देता है। ये देख के पीछे खड़े हुए सैनिक जो रहती है वो कहती है कि ये तो बहुत तेज था, इस हमले में इतनी शक्ति थी कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये डीमन हाइब्रिड को इतनी आसानी से मार पाया, जैसे कि इसके लिए ये कुछ भी ना हो। अगले पल हमें दिखाया जाता है वो स्क्वाड उन डीमनिक बीस्ट से फाइट कर रहा होता है। सीन यहीं पे कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें कैथेड्रल टावर को दिखाया जाता है जहां पे 3 जने दूरबीन से बीस्ट को, मरे हुए बीस्ट का नजारा देख रहे होते हैं। वो 3 आर्क बिशप आपस में बात करते हुए कहते हैं कि देखने से लगता है कि हमारी जीत हुई है। तभी उन तीनों में से एक बंदा जिसका नाम बिशप टाइफून होता है वो कहता है मुझे तो ये उम्मीद पहले से ही थी कि हम तो जीतेंगे ही। जो जरूरी है वो ये है कि 4 राज्यों की जो मददगार सेनाएं थी वो खत्म हो गई है। अब इसका जवाब देता हुआ दूसरी पर्सन जिसका नाम हैदर है वो कहती है कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कही, उनकी खड़ी 1000 की सेना सिर्फ चारे की तरह खत्म हो गई। इसके साथ चारों राज्यों की सीमा की रक्षा व्यवस्था अब बेकार हो गई है। ये सच में एक शानदार और चालाक योजना है। ये सुन के तीसरा बिशप बोलता है जिसका नाम मायने है, वो कहता है कि लेकिन इसे हासिल करने के लिए हमने बहुत सारी गोलियों का इस्तेमाल किया है और जजमेंट आर्मी के और भी ज्यादा सैनिक खो दिए, वे सभी तो चर्च की रीढ़ की हड्डी थे। इस पे टाइफून कहता है कि हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, जंगली जानवर पहले ही आ चुके थे। जैसा कि पवित्र किताब में लिखा था कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर हम महाद्वीप को एकजुट नहीं कर पाए और सारी शक्ति इकट्ठा नहीं कर पाए तो सिर्फ विनाश ही हमारा इंतजार कर रहा है। इस पे हैदर कहती है कि विनाश कोई बुरी बात नहीं है, इंसानियत ने अनगिनत ऐसी चीजें की हैं जो शैतानी जानवरों से भी कहीं ज्यादा डरावनी है। हो सकता है कि राक्षस हमसे ज्यादा दयालु हो। इस पे टाइफून कहता है कि हिदर तुम जो कह रही हो वो चर्च के खिलाफ एक अपराध है, क्या तुम भगवान की मर्जी के खिलाफ जाना चाहती हो? इस पे हिदर कहती है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है टाइफून। इसके अलावा क्या तुम्हें लगता है कि भगवान को हमारे जीने या मरने से कोई फर्क पड़ेगा? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उस बूढ़े आदमी को राक्षस ज्यादा पसंद नहीं है? हैदर की इस बात को सुन के टाइफून काफी गुस्से में उससे चिढ़ जाता है। हालांकि तीसरा बिशप जो कि मायने है वो सोचता है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है क्योंकि भगवान ने हमें कोई डिवाइन प्रोटेक्शन पावर नहीं दी है जिससे कि हम इन राक्षसों से बच पाए। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भगवान को इन डीमन से प्यार है या फिर भगवान उसी से प्यार करते हैं जो जीतता है।